तुम्हारा कल वाला क्वेश्चन का वो 3 आंसर्स वो आ गया सब लोग का? 8, 8.48, 3.25 एंड 1.88। मेरे ख्याल से सिर्फ कैलकुलेशन ही करना था और कुछ तो नहीं करना था। ओके, मेरे ख्याल से वी ऑल कैन बी प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, अभी उस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली कुछ वो बाकी नहीं था सिवाय ऑल द कैलकुलेशन दैट हैड टू बी डन। ठीक है, सुनो मेरी बात। 22 एंड 23 हैव टू बी डन फॉर होमवर्क। आप लोग 4 साइड्स वो छोड़ दो उसके लिए। 24 पे आ जाओ प्लीज। चलो सुनो, इजी क्वेश्चन है ये, माइट बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बट क्वाइट अ इजी वन। ठीक है, इसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे एज कंपेयर टू दिस, लेकिन चलो ठीक है, स्टार्ट जो है वो इजी क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। अ ड्राफ्ट बजट फॉर अ कंपनी विद 4 प्रोडक्शन सेंटर्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर। तो एक कंपनी है, उसके पास ना 4 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। बस मेरे को एक चीज जरा बोलना, अगर कोई एक कंपनी है जिसके पास सिर्फ 4 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, तो कौन सा स्टेप जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर किया था वो आएगा ही नहीं? रीअपोर्शनमेंट। अंडर रीअपोर्शनमेंट वी ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स है ही नहीं तो वो वाला स्टेप नहीं आएगा। कॉस्ट सेंटर ABCD, कॉस्ट सेंटर्स 2 टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स या सर्विस सेंटर्स। यहां पे सिर्फ प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। डायरेक्टली एलोकेटेड ओवरहेड्स, तो हर डिपार्टमेंट को इतना ओवरहेड्स डायरेक्टली एलोकेट होगा। जो भी ओवरहेड्स अपोर्शन होगा इस रेशो के अंदर अपोर्शन हो जाएगा। और डायरेक्ट लेबर आवर्स शायद इसलिए दिया हुआ है ताकि यू कैन फॉलो, आगे बोलो, लेबर आवर मेथड। ओके, आगे the total overheads to be apportioned amounted to 3,52,000 and obviously 3,52,000 इस रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अपने को वही वाला चीज तो बोला हुआ है। As a result of technical developments, it was decided to reorganize the production centers. तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चेंजेस हुआ, वो लोग सोच रहे हैं ये सब चीजों को रीऑर्गेनाइज करेगा। कैसे? A revised budget was therefore developed, incorporating the following changes from, book है तो अंडरलाइन करना, from the draft budget. आगे, a new cost center E was established, which is a service cum production center. Time shared equally between both these functions. Now this line is most important for us. वो लोग क्या बोलता है कि हम लोग एक नया सेंटर बनाएगा, उस नए सेंटर का नाम क्या होगा? बोलो, E। और उन लोगों ने क्या बोला, ई के अंदर सर्विस सेंटर भी होएगा, प्रोडक्शन सेंटर भी होएगा। मेरे को बोलो ये वाला लाइन क्यों दिया रहेगा? टाइम शेयर्ड इक्वली बिटवीन बोथ दीज फंक्शंस। जो भी खर्चा ई को जाएगा ना, वो ई का आधा हिस्सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ई को चला जाएगा। आगे बोलो, आधा जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट को चला जाएगा। ठीक है, आगे, Rupees 13,200 of overheads previously allocated directly to cost center A is to be transferred to E. चलो ठीक है। Additional 30,000 rupees of overheads is directly to be allocated to E. मेरे को बोलना एडजस्टमेंट नंबर 4 क्यों दिया रहेगा, मेरे को पढ़ने दो पहले। It has been estimated that service function of E will be utilized equally among the other 5 cost centers. मेरे को बोलो ये वाला लाइन क्यों दिया रहेगा? रीअपोर्शनमेंट के लिए। और एक छोटा सा चीज देखो, जब भी एक ही सर्विस डिपार्टमेंट होएगा ना, तुमको समझ में आएगा डायरेक्ट मेथड, स्टेप लैडर मेथड या रेसिप्रोकल मेथड विल नॉट हैव सेंस आल्सो। अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी और कोई सर्विस डिपार्टमेंट तो है। इज दिस ओके? ठीक है, आगे। फर्दर एडिशनल 60,000 rupees of overheads will be incurred and has to be apportioned as follows. कॉस्ट सेंटर ABCDE, परसेंटेज यहां पर दे के रखा हुआ है। ठीक है, आगे, ओवरहेड्स विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पढ़ना जरा ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ओवरहेड्स विल बी एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मशीन आवर रेट्स फॉर ऑल द कॉस्ट सेंटर्स एक्सेप्ट A। ठीक है, तो उन लोगों ने देखो A के लिए तुमको अभी भी कौन सा डेटा दिया है बेटा? लेबर आवर्स का, और बाकियों के लिए मशीन आवर्स का डेटा दे दिया। ठीक है, आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट सेंटर डायरेक्ट लेबर आवर रेट्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस्ड अपॉन ओरिजिनल ड्राफ्ट बजट। बेटा ओरिजिनल ड्राफ्ट बजट जो था वो ये इतना चिंटिया सा काम था। ओके, दैट वाज ओनली दिस मच एज सच। ठीक है,
तो आपको ओवरहेड रेट्स चाहिए ऑब्वियसली। ओरिजिनल के अंदर तो मेरे ख्याल से सिर्फ लेबर आर मेथड ही था ना, ठीक है। आगे, कॉस्ट सेंटर डायरेक्ट लेबर आर रेट्स एंड और मशीन आर रेट्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज मे बी रेलेवेंट बेस्ड अपॉन रिवाइज बजट। आगे, the overheads chargeable to each unit of Z under original budget and under the revised budget. ठीक है। Time taken in each cost center for production of one unit of Z are as follows. Cost center A, B, C, D, E, original budget. डायरेक्ट लेबर आवर्स इतना लगता था। तुमको समझा इधर डैश क्यों है ओरिजिनल बजट के अंदर? क्यों है? तभी ई तो था ही नहीं। और रिवाइज बजट के अंदर उन लोगों ने ऑब्वियसली ए का कौन सा डेटा दिया है? लेबर आवर्स का, और बाकी जो है उसका मशीन आवर्स का डेटा दिया है, क्योंकि इन एनी केस इज गोइंग टू बी अ मशीन आवर मेथड। ठीक है, चलो हम लोग पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। तुम लोग क्या करो, यही वाला एक टाइटल दो जरा, कैलकुलेशन ऑफ, मैक्सिमम 10 लाइंस के अंदर खत्म ये हो भी जाएगा। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, calculation of direct labor hour rates, direct labor hour rates based on original draft budget. बेस्ड ऑन, बेटा जो इधर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ओरिजिनल ड्राफ्ट बजट, मैं क्वेश्चन के अंदर से वो हेडिंग देते हैं हमेशा। आप लोग ओरिजिनल बजट खत्म करने वाले हो, मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। रीअपोर्शनमेंट तो वैसे भी नहीं आएगा। तुमको क्वेश्चन के अंदर बेटा सिवाय इस टेबल के अभी और कुछ नहीं चाहिए। मैक्सिमम ये वाला लाइन चाहिए था जो टेबल के नीचे है, लेकिन वहां पे जो भी चीजें था वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैंने लिख ही दिया। आई एम शोइंग यू ऑल द आंसर। खत्म करो प्लीज, ये तुमको सिवाय उस टेबल के और कुछ भी नहीं चाहिए। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट वाले टेबल का फॉर्मेट बना देता हूं ताकि वी कैन स्लाइटली स्टार्ट टू स्पीड इट। तुम लोगों को सॉल्व करने का है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं प्लीज। एक मिनट, मेरे को एक बार जरा बोल देना, दिस फॉर्मेट इज मेड देन आई विल शिफ्ट टू द क्वेश्चन। ठीक है, आई एम शिफ्टिंग टू द क्वेश्चन प्लीज। तुमको सिर्फ फर्स्ट टेबल ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ वो बना लो, एक सेकेंड, आई विल जस्ट, हाँ ठीक, तो वो बना लो, वो तब तक आई विल फिनिश ऑफ दिस पार्ट। हाँ, you can make this thing around for half side only, that will be enough.
कैलकुलेशन ऑफ लेबर या मशीन आर रेट्स बेस्ड ऑन रिवाइज बजट। जो क्वेश्चन के अंदर है, आप क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स वो देख लो, बिल्कुल वही चीज जाती है। ये हो गया तो मेरे को बता देना, आई कंटिन्यू, आई वेटिंग फॉर यू ऑल ओनली टू कंप्लीट। मैं स्टार्ट करूं? चलो ठीक है, सुनो मेरी बात सब लोग। एक मिनट और दे रहा हूं, कंप्लीट कर लो। जब भी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट वगैरह करना होता है ना क्वेश्चन के अंदर, तब मैं अलग अलग बनाता हूं। इकट्ठा भी बनाया तो भी वो चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पे भी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करना बाकी होता है ना, देयर आई प्रेफर टू मेक इट। सो दैट इज द रीजन कि पहले 2-3 क्वेश्चन के ना इकट्ठा ही बनाता था, क्योंकि उधर रीअपोर्शनमेंट ही होता था, तो टोटल के अंदर फिर क्या लिखूं ना मैं, तो इसके लिए। वरना इन एवरी अदर क्वेश्चन आई ट्राई टू बी मेकिंग इट इन अ सेपरेट वे। ठीक है, वो अलग भी बनाओगे दैट्स ओके, इट डजंट मच मैटर, इट्स ओके। टोटल वाला कॉलम नहीं भी बनाओगे तो भी इट्स ओके, जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। चलो अब मेरी बात सुनो, देखो अभी जो भी चेंजेस है ना, ध्यान से सुनना, एक लाइन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, और वो क्या है देखो। एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट्स इज व्हाट डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन सेंटर्स। तो चलो ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है। A revised budget was therefore developed incorporating the following changes. आगे पढ़ो, incorporating the following changes from the draft budget. Okay, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना जो भी चेंजेस वगैरह हुआ ना ड्राफ्ट बजट से हुआ। तो देखो मेरे को ना ये वाला जो आंसर है ना, स्टार्ट करने के लिए एक बेस चाहिए। वो बेस क्या होगा? ड्राफ्ट बजट। और जो भी आपको चेंजेस करने के आप उसके हिसाब से करो। उसका मतलब क्या है, देख ड्राफ्ट बजट के हिसाब से ना हर एक डिपार्टमेंट का खर्चा ये था, तो दिस विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां पे ना आप लोग लिख के रखना एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, बेसिस के अंदर लिख देना ड्राफ्ट बजट 103,200, 1,86,000, 63,600, 1,20,000 डैश और डैश, क्योंकि ओरिजिनली ई तो था ही नहीं। बेसिस के ना मैंने लिखा है ड्राफ्ट बजट। अच्छा सुनो, तो मैंने ये वाला जो डेटा है ना वो इधर वो डाल दिया। नाउ इट इज बैक टू योर क्वेश्चन ओनली। अभी क्वेश्चन ही मेरे को बताएगा क्या चेंज करने का है। न्यू कॉस्ट सेंटर ई विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच विल बी अ सर्विस कम प्रोडक्शन सेंटर, टाइम शेयर्ड इक्वली बिटवीन बोथ दीस फंक्शंस। आई गेस वो वाला काम तो हम लोगों ने कर लिया है, हम लोगों ने ई डाल दिया। आगे 13,200 of overheads previously allocated to A is now to be transferred to E। तो यहां पे ना ऐसा लिख देना ट्रांसफर। मेरे हिसाब से ना टोटल के अंदर 13,200 मत लिखो। मैं टोटल के अंदर ना कोई भी चीज तब लिखता हूं जब कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड होता है। तुमको समझ में आएगा 13,200 कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। वी आर जस्ट शिफ्टिंग वन खर्चा फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। इज दिस अंडरस्टूड?
कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे ना, एक्स्ट्रा खर्चा तो वो डालोगे ना, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई एम इंटरेस्टेड, एल्स आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 13,200, आई एम नॉट राइटिंग इन टोटल और समथिंग, ओके। तो यहां पे एक काम जरा कर देना आप लोग, यहां पे अगर लिखोगे तो 13,200, अभी 13,200 बेसिस के अंदर भी क्यों लिखा है तुमको एक चीज समझ में आएगा, उसको कहां से कहां पर वो डालने का है बेटा, ए से ई, तो ए के अंदर से निकाल देता हूं, लेस कर देता हूं। अच्छा ई के अंदर किधर डालूं, प्रोडक्शन सेंटर की सर्विस सेंटर, दोनों में इन द रेशियो ऑफ 1:1, नो, इन रेशियो ऑफ 1:1, तो ऐसे करके वो लिख देना। तो 6,600 6,600 आगे चल पड़ते हैं। An additional 30,000 rupees of overheads is to be directly allocated to cost center E. तो चलो ठीक है, यहां पर अभी ये एडिशनल अमाउंट है ना, तो ये मैं आई राइट डाउन फॉर श्योर, एडिशनल 30,000। अच्छा ये किसको देने का है, ई को देने का है, तो कैन वी से ऑब्वियसली ई को देने का है, बोले तो इक्वल ही देने का है ना अपने को। अगर तुमको 1:1 थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने का है ना, तो ऐसे लिखना 0:0:0:0:0:1:1 और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1:1 लिखेगा तो भी चलेगा यार। 15,000 15,000 हाफ हाफ ना। आगे अभी एक मिनट, मेरे को बोलो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट तुम लोग एक बार फिर से पढ़ लो, मेरे को बोलो वो क्यों दिया हुआ था बेटा, रीअपोर्शमेंट, बट रीअपोर्शनमेंट इज योर लास्ट स्टेप, नो, उससे पहले जो भी एलोकेशन अपोर्शनमेंट वगैरह एक्स्ट्रा खर्चे वो तो मेरे को वो डालने पड़ेंगे ना उधर, ठीक है। तो पहले ना पॉइंट नंबर 5 पर आ जा बेटा। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्दर 60,000 रुपीज ऑफ ओवरहेड्स विल बी इनकर्ड एंड हैज टू बी अपोर्शन एज फॉलोज, ए बी सी डी ई। ये जो ई का 60 है ना, मैं इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूंगा 30-30, इज दैट ओके, ठीक है। तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन एडिशनल, फिर से लिख देना एडिशनल 60,000 रुपीज, 0:1:1 0:1:1:2:6 बोले तो 3:3, तो 0 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। आगे मेरे ख्याल से अपना सारा का सारा जो काम है वो हो गया। पॉइंट नंबर 6 इज ऑल टुगेदर डन, तो सॉरी पॉइंट नंबर 5 इज ऑल टुगेदर डन। पॉइंट नंबर 6 तो तुम लोगों को बीएलए के लिए दिया हुआ है कि ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होगा, वो तो रीअपोर्शनमेंट के बाद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक काम जरा कर लो, मेरे को ना सिर्फ ई का ही टोटल चाहिए बेटा, सिर्फ ई का ही टोटल मारना 33, 39, 600। अभी सुनो, उन लोगों ने वो वाले पॉइंट के अंदर क्या देके रखा हुआ था कि सर्विस फंक्शन ऑफ ई विल बी यूटिलाइज्ड इक्वली अमंग द अदर 5 कॉस्ट सेंटर्स, उन लोगों ने वही वाला चीज लिखा हुआ था। तो यहां पे अभी लिख देना रीअपोर्शनमेंट, तो 1:1:1:1:1, सो 39,600 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूं, 7920, हर जगह पे 7920 डाल दे बेटा। बस दिस इज BOH, तुम लोग टोटल 1 मिनट में मार लेना, यहां पे लिख लेना BLA इन आवर्स, दिस विल गिव यू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। मैं पर मशीन आवर पर लेबर आवर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ए के लिए लेबर आवर होएगा और बाकी सब के लिए मशीन आवर्स होएगा। अच्छा ये वाला फिगर तो नील हो ही गया बेटा। अच्छा यहां पे BLA का डेटा है 50,000, 40,000, 17,000, 60,000, 22,500। बस सुनो, एक बार तुम्हारे एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएंगे ना, यहां पे लिख लेना रुपीस और यहां पे लिख लेना लेबर आवर और बाकी सब जगह पर लिख लेना मशीन आवर। खत्म करो प्लीज ये। क्योंकि सम के अंदर लिखा हुआ था मैडम
लिखा हुआ है इधर, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट सर्विस फंक्शन ऑफ ई विल बी इक्वली यूटिलाइज्ड अमंग द अदर 5 कॉस्ट सेंटर्स. टू डेसिमल्स तक यू टेक इट. ये 1.96 आता है पहला वाला. ये 5 ले रहा हूं, 4.998 है तो 5 ले रहा हूं. $4.56. $2.33. $2.11. चलो सुनो मेरी बात, देखो ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया सारा का सारा, ठीक है. अभी इसके बाद ध्यान से सुनना मेरी बात. देखो अभी बिफोर आई रीड इवन पार्ट सी ना, आई एम आस्किंग यू ऑल समथिंग विच आई हैव बीन सेइंग मिनिमम. मैंने 100 बार तो बोला ही होएगा इस चैप्टर के अंदर. ओके एक मिनट मेरे को जरा बोलो, ये जो तुम लोगों ने ये वाले एब्जॉर्प्शन रेट निकाले, ये 1.72 ये पर लेबर आर है ना. मेरे को बोलो 1.72 पर लेबर आर का मतलब क्या होता है? दिस एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट ए. जब भी कोई प्रोडक्ट, आगे बोलो, 1 लेबर आर लेता है, आगे बोलो, उसको 1.72 रुपीज का ओवरहेड चार्ज करो. हम लोगों ने वही आज तक सीखा. तुमको लास्ट पार्ट के अंदर बेटा बस उसी का एप्लीकेशन वो पूछ लिया, मैं वही वाला काम करने वाला हूं. The overheads chargeable to each unit of product Z under original draft budget and under the revised budget. Time taken in each cost center for production of 1 unit of Z was budgeted as follows. Cost center A, B, C, D, E. ठीक है. Original budget 5 hours, 10 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर्स और रिवाइज बजट के अंदर इतना. ये दोनों पार्ट ना मैं एक ही स्टेटमेंट बनाकर सॉल्व कर देता हूं. तो टाइटल बिल्कुल यही वाला दो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. यू ऑल राइट ऑन पार्ट सी, ओवरहेड्स चार्जेबल टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड. ओवरहेड्स चार्जेबल टू ओवरहेड्स चार्जेबल टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड. हाँ जी, ये 7-8 लाइन्स के अंदर हैपन. ओके. आर्स एब्जॉर्प्शन रेट अमाउंट, आर्स एब्जॉर्प्शन रेट अमाउंट ए, बी, सी, डी, ई, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट्स हैं और बस मेरे को एंड के अंदर एक टोटल चाहिए रहेगा और कुछ नहीं. अच्छा सुनो, ओरिजिनल बजट के अंदर 5-10-5-7, 5-10-5-7. न्यू बजट के अंदर 5-3-2, 5-3-2-3-5. ऑब्वियसली ये सारे लेबर आवर्स हैं, अभी नहीं लिखोगे तो चल जाएगा. ये लेबर आवर्स है और ये सारे के सारे मशीन आवर्स हैं. इसके हिसाब से आप लोग अपने एब्जॉर्प्शन रेट्स जो हैं वो अप्लाई अभी वो करते रहो. 1.72, 2.48, उसके बाद 2.12 एंड 1.2. अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेट पुराना वाला वो लिख लिया, अभी नया वाला 1.96, 5, 4.56, 2.33, 2.11. ये कर लो, टोटल मार लो, ये कर लो, टोटल मार लो. मेरे को टोटल बस बता देना कितना आता है. 52.4,
51.46 मेरे ख्याल से, कि 476, ठीक, डन। चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, देयर इज अ चैप्टर इन अ मॉड्यूल कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग विच इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी ना तुमको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, जॉब कॉस्टिंग के काफी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर एक रिमाइंडर दूं तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था, जॉब नंबर 23, 24, 27, 29, जहां पे बहुत सारे अकाउंट बनाए थे, फैब्रिकेशन फिनिशिंग, याद आता है? वो भी जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट था बेटा। हाँ, फिर वो भी जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट था। उसके इमीडिएटली बाद एक और क्वेश्चन किया था जहां पे अपने को एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना था, जॉब 115, 118, 120, वो भी क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग का ही था। ओके, तो वट एवर वी ऑल आर डूइंग, एक्चुअली दिस इज मर्जर ऑफ 3 चैप्टर्स, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ओके, एंड योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि वो दोनों चीजें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। So let's do one question, okay, again of job costing only. Okay, this is question number 25. अच्छा क्वेश्चन है, okay, पढ़िए सारा प्लीज। A shop floor supervisor of a small factory presented the following cost for job number 303 to determine the selling price. चलो ठीक है, तो कोई एक जॉब है, जॉब नंबर 303, उसके लिए यहां पर उन लोगों ने कॉस्ट शीट वगैरह दिया हुआ है। मटीरियल 70 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 18 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5, कैलसी के ऊपर देखो 45 रुपीज आ जाएगा। उसके अंदर डिपार्टमेंट एक्स 8 आवर्स है, डिपार्टमेंट वाई 6 आवर्स है, डिपार्टमेंट जेड जो है दैट इज 4 आवर्स, इन ऑल 18 आवर्स मेरे ख्याल से हो जाएगा। और सबका शायद कॉमन वेज रेट है 2.5, तो डायरेक्टली इकट्ठा लेके 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे ये वैसे क्वेश्चन जो है मॉड्यूल के ना जॉब कॉस्टिंग के अंदर है, ठीक है। आगे चार्जेबल एक्सपेंसेस के आगे लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरे को वैसे भी पता चल जाता है क्योंकि इसके बाद प्राइम कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट यहां पे 120 एट 33/3 फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट। एक्सपेंसेस के ना सारे के सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे आ गए, सारे के सारे मतलब जो भी और ओवरहेड्स हो सकते हैं ना प्राइम कॉस्ट के अलावा, सब इधर आ गए, ठीक है। अभी आगे चलें। उसके बाद टोटल कॉस्ट एज ऑफ नाउ 160। Analysis of profit and loss account for the year ended 2022, चलो ठीक है, 2022। सेल्स लेस रिटर्न्स, मटीरियल यूज्ड 1,50,000, ये ना पूरी कंपनी का P&L अकाउंट है। जो इससे पहले वाला डेटा था ना वो इस जॉब का था, तो इसलिए मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ये 1,50,000 क्यों है, ये 70 क्यों है? बेटा ये 1,50,000 पूरे साल का खर्चा है, और वो जो 70 रुपीज है सिर्फ इस जॉब के लिए लगा है। डायरेक्ट वेजेस एक्स वाई जेड, स्पेशल स्टोर आइटम दैट इज 4,000, ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज 50,000, चलो ठीक है, 50,000 वो नीचे चला जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस इज 20,000, ये सेलिंग एक्सपेंसेस जरा ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट। It is noted that average hourly rate for 3 departments XYZ are similar. ये वाला चीज अपने को मेरे ख्याल से ऊपर ही पता चल गया था that it is all similar only boss। वैसे आप लोग को बोल देता हूं, अगर यहां पर सब लोगों का जो वेज रेट है वो सेम ही है ना, ओके, तो तुम लोग को चलो वो ठीक है, वो चीज में थोड़ी देर के बाद वो बोल दूंगा, I'll be better। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप अ जॉब कॉस्ट शीट, को बोलते हैं सर जॉब कॉस्ट शीट तो बनाकर रखा हुआ है, these guys have made a job cost sheet, ठीक है, but they are still asking you that make it, so we'll make it again, okay। Calculate the entire revised cost using 2022 actual figures। बेटा ये जो था ना, ये सारा का सारा एक्चुअल डेटा था, ये सारा का सारा एक्चुअल डेटा था। वो बोलता है ये एक्चुअल डेटा लेके आप लोग रिवाइज कॉस्ट बनाओ, तो चलो ठीक है। एट 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, चलो ठीक है। सुनो 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 सुनो, दिस क्वेश्चन इज देयर इन जॉब कॉस्ट, जो मैंने तुम लोग को वो बोल दिया। देखो अभी ना ध्यान से जरा सुनना, मैं तुम लोगों को क्या बोलने वाला हूं।
देखो अभी ना उन लोगों ने एक्चुअली एक अपने को जॉब कॉस्ट शीट दे के रखा हुआ है, ठीक है, उन लोगों ने अपने को जॉब कॉस्ट शीट एक दे के रखा जिसका जो टोटल कॉस्ट है 160 है, ठीक है। वो लोगों ने फिर भी बोला कि कॉस्ट शीट बनाओ। अगर फिर से बोला ना कि कॉस्ट शीट बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा कॉस्ट शीट बनाओ। सर ये भी तो अच्छा ही है, इतना नीट तो प्रिंटेड है, नहीं, अच्छा कॉस्ट शीट बनाओ। अच्छा कॉस्ट शीट का मतलब क्या होगा, दैट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि इन दिस केस नो, अगर ध्यान से देखोगे ये लोग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करने के लिए एक फ्लैट रेट चार्ज करता था 33 1/3%। अभी पहले जरा ये भी देख लो, 33 1/3 चार्ज करके 40 आया, ठीक है, 33 1/3 चार्ज करके क्या आया, 40 आया, 40 आया, 40 आया। तो मेरे ख्याल से 33 1/3% इज ऑल्सो 1/3 ऑफ अ फ्रैक्शन। तो अगर सोचोगे ये 33 1/3% किसका 33 1/3% है, तो ऑब्वियसली इन दिस केस वो 120 का ही होएगा बेटा। 120 का 33 1/3 इज 40 ना। तो करंटली कंपनी क्या करता है, सारे ओवरहेड्स चार्ज करने के लिए वो लोग 33 1/3 का एक फ्लैट रेट चार्ज कर लेता है, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अंदर उनके सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर अप हो जाते हैं। सो आई कैन ऑल्सो ट्राई टू बी सेइंग, क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से 3 रेट्स, 3 डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट XYZ, तो वो लोग ना ब्लैंकेट मेथड फॉलो करता है, एक ही सिंगल रेट दिया हो ना, वो लोग वी एडवाइज दैट, क्योंकि अगर उन लोगों ने फिर से बोला है कि कॉस्ट शीट बनाओ तो अपने को थोड़ा सा अच्छा कॉस्ट शीट बनाना चाहिए, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी ऑल एडवाइज दैट कंपनी इन दिस केस शुड नॉट फॉलो ब्लैंकेट मेथड बट दे शुड फॉलो अ डिपार्टमेंटल मेथड, ओके। तो XYZ 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग रेट्स वो फॉलो करेंगे, ओके। सो दैट इज व्हाट एवर इज गोइंग टू बी आवर मेन एडवाइस कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ब्लैंकेट मेथड आप लोग डिपार्टमेंटल मेथड फॉलो करो। दिस इज अ क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा एक होमवर्क सेक्शन के अंदर भी है वैसे। अभी इसके अंदर भी ना जरा सोचो, अगर डिपार्टमेंटल मेथड है मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना रेट निकालेगा तो चलो ठीक है, उसके अंदर भी तो 6 मेथड हो सकते हैं, लेकिन उन मेथड्स के अंदर से ऑनेस्टली ना आप लोग सिर्फ आउटपुट मेथड ही फॉलो, सॉरी, उसके अंदर से आप लोग सिर्फ लेबर वाले मेथड ही फॉलो कर सकते हो। एक तो आउटपुट मेथड फॉलो नहीं कर सकते, वाई, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग कंपनी, ठीक है, वो तो भूल ही जाओ। और बाकी के अंदर से लेबर वाले मेथड ही फॉलो कर सकते हो। अगेन कोई पूछता है कि कैसे मालूम, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ लेबर ही ऐसा डेटा है जो उन लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज दिया है। अगर कोई बोलेगा सर परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट मेथड फॉलो करूं, ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्यों, तेरे पास ये मटेरियल यूज का डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप नहीं है। अगर डिपार्टमेंट वाइज तुम लोग काम कर रहे हो तो अपने को डिपार्टमेंट का ब्रेकअप तो मिलना चाहिए ना, ओके। और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप जो है देख लेना, ओवरहेड्स का भी है, आगे बोलो आगे बोलो, और लेबर कॉस्ट का भी है। सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर लेट्स फॉलो लेबर वाला मेथड। सर लेबर के अंदर भी तो 2 ऑप्शन होता है, लेबर और लेबर कॉस्ट, आप लोग जो भी कर लो। वैसे भी यहां पे देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वर्कर हु इज पेड एट द रेट ऑफ 2.5, सो लेबर आर एंड लेबर कॉस्ट मेथड विल बी गिविंग यू द सेम पर्टिकुलर रिजल्ट ओनली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आई एम ट्राइंग टू फॉलो लेबर कॉस्ट मेथड। मैं लेबर कॉस्ट मेथड वो फॉलो करता हूं क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास लेबर कॉस्ट है। बोलते नहीं सर लेबर आर मेथड फॉलो करेंगे, करो फिर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लेबर आर मेथड फॉलो करना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर आपको बस एक काम जो है तो वो करना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज, देखो यहां पर ना ये जो है लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, इसको 2.5 से डिवाइड कर लेना, आप लोगों को हर डिपार्टमेंट का लेबर आवर्स मिल जाएगा। फिर आप लोग लेबर आवर मेथड वो फॉलो कर लेना, आंसर तुम्हारा एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुनो जरा ध्यान से, देखो ये वाले जो ओवरहेड्स होंगे ना, आई थिंक ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस इधर देखे रखा हुआ है। वैसे भी मेरे ख्याल से ये आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ना बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स ही तो आते हैं, ठीक है। तो जो S&D होता है वो तो P&L अकाउंट के अंदर आता है। तो ये तुम्हारा P&L अकाउंट वाला आइटम है। एक स्टेटमेंट और सब खत्म कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोगों को ना क्या क्या नोट्स वगैरह वो लिखना पड़ेगा, ध्यान से जरा देखना। In this problem, we can see that company follows prime cost method based upon blanket system. We are asked to make job cost sheet again, and hence we advise the company to follow departmental method. In this problem, we should follow departmental method based upon labor hours, यहाँ पे कर देना, और labor cost. Both these methods will give same result as there is only one type of, आगे लिख के रखना, labor.
as there is only one type of labor. As there is only one type of labor. अच्छा, एक और पॉइंट मेरे को लिखवाना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर के ना, बट वी विल जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है। तो अभी हम लोग डिपार्टमेंटल मेथड जो है वो फॉलो कर लेते हैं, तो फिर अपने को बेटा डिपार्टमेंटल रेट्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट दोज डिपार्टमेंटल रेट्स फर्स्ट। अभी एक चीज ना जो ऑनेस्टली अगर मैं नहीं भी बोलेगा, शायद इन दिस केस तुम लोग बाय डिफॉल्ट वही करोगे, लेकिन मैं बोल देता हूं। देखो, कैलकुलेट, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट the entire revised cost using 2022 actual figures as base। बेटा अगर तू यहां पे अभी ये वाला नंबर्स लेगा ना, उन लोगों ने वही बोला है 2022 की एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से सब कुछ करो। अभी एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से वो करेगा ना, तो टेक्निकली अभी तू एब्जॉर्प्शन रेट्स नहीं निकालने वाला, टेक्निकली तू एक्चुअल रेट्स निकालेगा, क्योंकि बेटा दिस विल बी एक्चुअल ओवरहेड्स, दिस विल बी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, दिस इज एक्चुअल ओवरहेड्स, दिस इज एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो उसका मतलब क्या है कि इन दिस केस ना तू डायरेक्टली अभी एक्चुअल रेट्स ही डाल रहा है। अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज की ना बात करूं, मतलब कंपनी पहले शायद एब्जॉर्प्शन रेट इधर अप्लाई करता होगा, उसके बाद अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो कर लेंगे। तो अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर केस एक एब्जॉर्प्शन रेट पहले आ जाएगा, फिर सप्लीमेंट्री रेट भी आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली यहां पर एक्चुअल रेट ही आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे बीओएच और बीएलए नहीं है, यहां पे एक्चुअल ओवरहेड्स और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी ही है, ठीक है। तो वी ऑल विल स्टार्ट, जो भी रेड के अंदर होता है वो तुमको एग्जाम्स के अंदर भी लिखना है, ओके, डोंट फॉरगेट, ओके। तो लिखिए जरा प्लीज वर्किंग नोट नंबर 1, विल स्टार्ट अवे विद वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ departmental rates for factory overheads। यहां पे ये चीज वो लिखना, राइट whatever is printed in red in shorts। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। अच्छा, हम लोग लेबर कॉस्ट मेथड फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे एक लाइन और ही लिख देना, वी फॉलो लेबर कॉस्ट मेथड, वी फॉलो लेबर कॉस्ट मेथड। सुनो 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 सुनो, तो हमारे जो तीन ओवरहेड्स हैं 5,000, 9,000, 2,000, 5,000, 9,000, 2,000 divided by. Now this is actual overheads divided by actual level of activity, 10, 12, 8, 10,000, 12,000, 8,000 into 100, 100, 100. तो दिस इज 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, दिस इज 75% आ जाएगा ऑफ लेबर कॉस्ट, ये कितना आ जाएगा बेटा 25% ऑफ लेबर कॉस्ट। अच्छा, एक वर्किंग नोट 2 ना आना बाकी है, लेकिन वो मैं तुम लोग को थोड़ी देर के बाद बताता हूं, ठीक है। तो एक काम जरा करो, यहां पे आप लोग 8 लाइंस छोड़ दो, और उसके बाद पार्ट ए, बी और सी ना बेटा मैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर खत्म कर दूंगा। ड्रॉ अप अ जॉब कॉस्ट शीट। एक्चुअली ना उन लोगों को पार्ट 1 नहीं पूछना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर उन लोगों ने वो वाला चीज पूछ ही लिया। इन आंसर ऑल्सो दोज गाइज हैव डन लाइक दैट ओनली। कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट शीट यूजिंग 2022 एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस, ओके। और उसके बाद थर्ड, एट 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस। तो चलो ठीक है, एक्चुअली पार्ट 1 जो है ना उन लोगों ने बोला कि पार्ट 2 के अंदर आई जाता है, दे जस्ट मेड वन सिंगल कॉस्ट शीट, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग आल्सो। अगर मतलब लाइक यू नो इट्स नो पॉइंट इन ट्राइंग टू सेग्रीगेट द थिंग्स यार, ओके। सुन, तो अभी यहां पर ऐसे ही लिखना, एक ही टाइटल वो देते हैं ताकि अपना सारा का सारा काम हो जाए। तो लिखो कॉस्ट शीट using 2022 as actual figures
and calculation of selling price. ठीक है, तो सुनो एक मिनट, ऑफ जॉब के लिए बेटा जी काम कर रहे हैं, ऑफ जॉब नंबर क्या था बॉस? 303. दिस इज ए एंड बी एंड सी. चलो सुनो मेरी बात. सबसे पहले मटीरियल्स ₹70, उसके बाद लेबर 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करता है XYZ. अभी ना मैं इंडिविजुअली लिखता हूं, इट हेल्प यू टू कंप्यूट ओवरहेड्स फास्टर बॉस. 8 hours at the rate of 2.5. So 8 hours at the rate of rupees 2.5. तो 20 rupees. आगे 6 hours and 4 hours. 6 hours 4 hours at the rate of 2.5. ये 15 आना चाहिए. 2.5 तो ये 10 आना चाहिए. सो 10 30 45 आता है, वहाँ पर भी 45 ही होएगा ऑब्वियसली. उसके बाद सेम टर्म यूज़ कर रहा हूँ जो सम के अंदर है, चार्जेबल एक्सपेंसेस 5. तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. तो दिस इज 120. टेक्स्ट बुक के अंदर भी तो है. बस मेनली इसी चीज़ के लिए मैं काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे ज़रा लिखना एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Now, instead of following their method, we are following our method. Our method, departmental method. तो अभी overheads बेटा 3 बार आएगा, X, Y, and Z. तो उसके लिए मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट नहीं चार्ज करेंगे, डायरेक्टली कौन सा रेट चार्ज कर देंगे? एक्चुअल रेट. तो एक्चुअल रेट इन दिस केस इज 50%, 75%, 25% ऑफ. मेरे को 3 नंबर जरा बोलो. लेबर कॉस्ट बेटा, सो 20, 15, 10. तो ये आ जाएगा 10. 15 इंटू 75%, 11.25, और ये आ जाएगा 2.5, 23.75, 143.75. ठीक है, ये आ जाएगा इन दिस केस तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, दिस विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट एज सच. ठीक है, तुम्हारे फैक्ट्री तक के सारे खर्चे आ गए. ठीक है, अभी इसके बाद ना तुमको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि सम का रिक्वायर्ड पार्ट जरा देखो. उन लोगों ने ये नहीं बोला फैक्ट्री कॉस्ट निकालना. देखो, calculate the entire revised cost using 2022 actual figures as basis. अभी entire revised cost बेटा, entire revised cost जरा देखो, पूरी कंपनी के क्या क्या खर्चे हैं. 1,50,000 मटीरियल, उसके अंदर से जॉब का 70 रुपए का खर्चा था, वो तो डाल दिया. लेबर उसके अंदर से जॉब का 45,000 का था, वो भी डाल दिया. स्पेशल स्टोर आइटम शायद यही वाला चीज होएगा. उसके ये वाले जो ओवरहेड्स थे, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, तो हम लोगों ने वो भी यहां पर वो डाल ही दिए. ठीक है, तो अभी तक 4 खर्चे जो है चार्ज हो गए. लेकिन उसके बाद एक और खर्चा भी तो बच जाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस. बॉस वो भी तो चार्ज करना पड़ेगा, वो भूलना नहीं है, क्योंकि अपने को यहां पे टोटल कॉस्ट निकालने का है. ठीक है, सो देयरफॉर यहां पे जरा लिखो एड सेलिंग एक्सपेंसेस. अभी प्रॉब्लम एक ही है, और उसी के लिए तुम लोगों ने वर्किंग नोट 2 रखा हुआ है. ये जो 2 लाख रुपीस का सेलिंग एक्सपेंसेस है, ये अभी मैं इस जॉब को कैसे चार्ज करूं? टेक्निकली स्पीकिंग तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट इवन अप्लाई टू सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन शायद अभी तुम लोगों को करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि यू हैव टू बी फाइंडिंग आउट द टोटल कॉस्ट, तो अपने को सेलिंग एक्सपेंसेस भी चार्ज तो करना पड़ेगा. ओके, तो यहां पे आप लोग अभी जरा लिखो वर्किंग नोट 2, ओवरहेड रेट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस. अभी तुमको सेलिंग एक्सपेंसेस, अभी उसके लिए ना ऑनेस्टली कोई रूल नहीं है. यू कैन एब्जॉर्ब सेलिंग ओवरहेड्स ओवर एनीथिंग दैट यू ऑल वांट, मैं जो तुम लोग को
टेस्ट दूंगा ना, वहां पर भी ये वाला एडजस्टमेंट आ जाएगा, ऑल्दो मेरे को वो नहीं बोलने का था, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू, सो देयरफॉर डू रिमेंबर. तो इन दिस पर्टिकुलर केस ओवरहेड रेट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस. अभी सेलिंग एक्सपेंस यू कैन एब्जॉर्ब ओवर वट एवर यू ऑल वांट यार, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एनीथिंग दैट यू ऑल वांट, यू ऑल कैन एब्जॉर्ब इट ओवर प्राइम कॉस्ट. आईसी ने शायद एक बेस्ट ऑप्शन किया, उन लोगों ने एब्जॉर्ब कर दिया ओवर ऑल दी कॉस्ट. ओवर ऑल दी कॉस्ट मतलब वो लोगों ने क्या कर दिया, 20,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs, क्योंकि 2 lakhs के अंदर सारे के सारे खर्चे आ जाए. और इसके लिए ना अभी आप लोग डिपार्टमेंटल मेथड वगैरह नहीं फॉलो कर सकते. ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप डिपार्टमेंट वाइज नहीं है. वैसे भी ये वाला जो डिपार्टमेंट्स होता है ना बेटा, दीज आर ऑल योर फैक्ट्रीज एंड सेलिंग एक्सपेंस विल बी इनकर्ड ऑलमोस्ट फॉर द एंटायर कंपनी. ठीक है, तो एक काम जरा करो, यहां पे ना ये वाला नोट लिख के रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. लिखो, वी हैव टू चार्ज total cost to the job. We have to charge total cost to the job, and hence लिखा है selling expenses also need to be charged. Selling expenses also need to be charged. We can absorb selling expenses over anything. ICAI had done it on basis of फैक्ट्री कॉस्ट. तो अब उसके बाद लिखना, आई से आई हैड डन इट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट को चाहो तो वो वाला टर्म भी लिख देना जो सम के अंदर है, वर्क्स कॉस्ट. सम के अंदर शायद वर्क्स कॉस्ट यूज है ना, हाँ वर्क्स कॉस्ट. तो वो लोग क्या बोलते हैं, पूरी कंपनी का सेलिंग ओवरहेड्स 20,000 है, पूरी कंपनी का जो वर्क्स कॉस्ट है 2 lakhs है, तो ऐसा बोल देंगे, लेट्स रिलेट योर सेलिंग ओवरहेड्स टू वर्क्स कॉस्ट. तो यहां पे रेट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs, वो वर्क्स कॉस्ट है अपना, इंटू 100 इज इक्वल टू 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट या 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, आपको जो भी लिखना है. चलो जॉब डन. सुनो, अभी इसके बाद क्या करना, यहां पे अपने को सेलिंग ओवरहेड्स भी तो चार्ज करना है. इट विल बी 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 10% of 143.75, 14.375. So this is total cost 158.125. Add profit will fetch you selling price. देखो कंपनी का फंडा क्या है, उनको प्रॉफिट कैसे चाहिए होता है. देखो add 20% to the total cost to determine the selling price. तो into 20%, 31.625, add 189.75. So this will be your final answer as such, जो इस क्वेश्चन के ना अपने को वो चाहिए था. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस वाला चीज. अभी देखो इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के ना मैंने क्या लिखा है, whenever the company follows blanket method we are asked to make a new cost sheet or a job sheet, then we should preferably follow departmental method. I told you that labor hour and labor cost method will give the same result as is only one type of labor. मैंने वो भी बोल दिया. In P&L account actual figures for overheads and labor must be there. Okay, तो P&L account के ना actual figures ही होता है. Hence indirectly we are following actual rates, not absorption rates, and applying those rates. So हम लोग in reality हम लोग actual rates को डाल रहे हैं, हम लोग budgeted rates बोले तो absorption rates नहीं डाल रहे. ठीक है, चलिए this particular question is done. क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, अभी मेरे को ना क्वेश्चन नंबर 26 वाज वन ऑफ माय एजेंडास फॉर टुडे.
ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है ना जहां पे तुम्हारे रीअपोर्शनमेंट के सारे केसेस आ जाएंगे। ओके, तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड, तुम्हारा रेसिप्रोकल मेथड। मेरे को सॉलिड लगता है ये वाला क्वेश्चन एज कंपेयर टू लाइक मेनी अदर क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज मैं बोलूंगा जो तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के लिए काम में आएगा, क्योंकि वो एक चीज है जो मैं क्लास वर्क के अंदर नहीं कवर अप वो करने वाला हूं, वो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बीच में बोल दूंगा ताकि यू स्टार्ट टू गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन नंबर 27 के ना वो अजीब चीज क्या है। ठीक है, सुनो मेरी बात, पढ़ो। An engine manufacturing company has two production departments, snowmobile engine and boat engine, and two service departments, maintenance and factory office। ठीक है, तो यहां पे ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस। Budgeted cost data and relevant cost drivers are as follows। ओके, डिपार्टमेंटल कॉस्ट उन लोगों ने एलोकेशन अपॉर्चमेंट करके तुम लोग को ये वाले आंसर दिए हुए हैं। 6 लाख, 17 लाख, फैक्ट्री ऑफिस 3 लाख, मेंटेनेंस 2 लाख 40। ठीक है, सबका शॉर्ट फॉर्म भी देके रखा हुआ है। कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर मतलब इस रेशियो के लिए डिवाइड करना। कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वाइल फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स। तो इसलिए ना अभी उन लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स का तुमको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स देके रखा हुआ है। चारों का देख लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी है, नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स भी है। अभी आपको क्या करना है, कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। ओके, वो देख लेंगे क्या होता है। एंड देन यूज दीज परसेंटेजेस टू एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप लैडर मेथड, और उसके बाद रेसिप्रोकल मेथड। एक ही क्वेश्चन है जहां पे सभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, मेरे को ना इस क्वेश्चन के लिए 3 साइड्स चाहिए। एक के अंदर ये वाला मेथड करेंगे, एक के अंदर ये वाला, एक के अंदर ये वाला। ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, यहां पे ना मैं एब्जॉर्प्शन रेट तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर किधर भी बीएलए नहीं दिया हुआ, इसलिए सामने बस यही चीज पूछा, यूज दीज परसेंटेजेस टू एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन सारा का सारा सिर्फ एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ही है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट किधर लेके जाएं। सो दैट इज बेसिकली नथिंग बट रीअपोर्शनमेंट। तो तुम लोगों को बस रीअपोर्शनमेंट ही करने का है और कुछ नहीं करने का, बट बेस्ड अपॉन ऑल द 3 मेथड्स। ठीक है, तो अभी एक न्यू साइड लेना, लिखो जरा प्लीज। reapportionment of service department cost based on reapportionment of service department cost based on। तो सबसे पहले एक सेकेंड ना, पार्ट फर्स्ट लिखो डायरेक्ट मेथड। सुनो, यहां पे ऐसे लिख देना पर्टिकुलर्स, सिर्फ रीअपोर्शनमेंट ही है ना, तो मैं टोटल वाला कॉलम बेसिस के साथ क्लब ही कर लेता हूं, टोटल एंड बेसिस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, सर्विस डिपार्टमेंट्स। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लो, टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म, सो दैट्स ओके। बोट इंजन, फैक्ट्री ऑफिस, मेंटेनेंस। एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट, $6 lakhs, 17 lakhs, 3 lakhs, 2 lakh 40। अच्छा सुनो, मेरे को वैसे ही जरा बोलो, अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं? कोई भी। तो फिर मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे लिख लो FTO, एक लाइन छोड़ देना फॉर टाइम पास, उसके बाद मेंटेनेंस, एक लाइन छोड़ देना, यहां पे लिख दो टोटल। सुनो, बाकी जो तुम्हारा साइड है ना वो ब्लैंक रहने देना, इट इज ऑल ओके। अभी तुम लोग क्या करो,
तुम लोग नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तुम्हारा ये वाला जो फॉर्मेट है ना वो सेम ही रहेगा, लेकिन बस यहां पे डायरेक्ट मेथड के अंदर, डायरेक्ट मेथड के बदले में ऑब्वियसली तुमको नेक्स्ट पेज पर कौन सा मेथड करने का है बेटा, स्टेप लैडर मेथड। तो एक बार जो फॉर्मेट है वो स्टेप लैडर के हिसाब से तो वो बना लेना, ओके। तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद एक और बार तो वो बना लेना यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। फिर उसके बाद फटाफट अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इतना फॉर्मेटिंग कर लो 3 अलग अलग पेजेस के ऊपर, ओके। तो थर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है। इतना तुम लोग काम खत्म कर लो, उसके बाद फिर फटाफट आंसर स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग बाय इक्वेशन मेथड दिस टाइम, क्योंकि हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से 2 बार प्रैक्टिस कर लिया था फॉर दैट। हाँ, तो हर एक के लिए आप लोग तो एक एक साइड ही रखो, 3-4 लाइन बीच में वो बच जाएगा, दैट्स ओके, वो छोड़ो। तो एवरीथिंग ऑन अ न्यू साइड प्लीज, तो एवरीथिंग ऑन अ न्यू साइड, ठीक है। ये वाला काम करो 3 मिनट के अंदर, ये सारा का सारा जो फॉर्मेटिंग है ना वो खत्म करो, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। चालू करूं? चलो सुनो, देखो अभी ना एक लाइन जो तुम लोग बिल्कुल नहीं भूलना इस क्वेश्चन के अंदर, और मैं बस वही वाला चीज जो है आई एम ट्राइंग टू बी रीडिंग इट। देखो, कॉस्ट ड्राइवर फॉर फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उसका मतलब क्या है, जब भी फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करोगे ना, तो किस रेशो के अंदर डिवाइड करने का बेटा, बोलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और जब भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड करोगे किस रेशो के अंदर डिवाइड कर देने का, नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली वही वाला काम जो है वो करने वाला है, सिर्फ वही वाला काम वो करने वाला है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, वट एवर आई एम गोइंग टू बी सेइंग एज सच, बराबर से सुनना। देखो, मेरे को 3 लाख रुपीस यहां से लेस करने का है, यहां से लेस कर दो, चलो डायरेक्ट मेथड ही है ना, डायरेक्ट मेथड पे आना प्लीज। और 2,40,000 इधर से लेस कर दो। अच्छा, ये वाला खर्चा आपको डिवाइड करने का है अमंग, मेरे को नाम बताओ डिपार्टमेंट्स के, डायरेक्ट मेथड है SMEN BE, ठीक है। अभी ये वाला कॉस्ट भी इन्हीं दोनों को जाएगा यार, ठीक है। FTO का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, FTO का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मेरे को जरा बोलो, इधर तो ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए चारों का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, लेकिन तुमको FTO का कॉस्ट डायरेक्ट मेथड के अंदर, आगे बोलो, सिर्फ पहले दोनों का चाहिए। तो एक काम जरा करो, मेरे को सिर्फ यही दोनों चीजें चाहिए यार, और कुछ नहीं। अपना कैल्सी तो एक बार मैं यहां पर ना ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन तुम लोग नहीं लिखना, 1080 मैं ऐसा लिख सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग क्या करो, 1080 अपॉन 270 मारो एक बार, 4। तो कैन वी से इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1080 आई कैन राइट ऑन 4:1 ऑल्सो, बट यू डोंट राइट ऑन 4:1 ऑल्सो, क्योंकि उन लोगों ने क्या बोला, कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। जरा सोचो ना, राइटिंग 4:1 आउट ऑफ 100 इज नथिंग बट 80-20, नो। 4:1 आउट ऑफ 100 इज 80-20, नो। तो वो लोग क्या बोलते हैं भाई, दिस इज कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज, यू ऑल अंडरस्टूड। तो पहले ना आप लोग 80-20 कंप्यूट करके दिखा देना,
और उसके बाद इधर आप लोग 80:20 लिख देना। इज दिस फाइन? बस मेरे को ना वो वाला परसेंटेज चाहिए, क्योंकि सम ने मेरे को बोला। ऑनेस्टली सम अगर नहीं बोलता ना तो मैं डायरेक्टली लिख देता 1080:270, माई वर्क वुड हैव बीन फास्टर। ठीक है, तो अभी एक काम जरा करो, इधर आओ और यहां पे लिख के रखना कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। सबसे पहले एफटीओ का डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, और यहां पे लिख देना परसेंटेज। एसएमई बोट इंजन 1080:270, टोटल इज 1350। 100 के अंदर से कन्वर्ट कर लो, बस वो 80:20 ही आ जाएगा, लेकिन वो कर लो एक बार। 80:20। अच्छा, अब मेरे को तुम लोग एक एक करके वो बोलो, दैट विल बी बेटर। ओके, थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन भी हो जाएगा। अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मेरे को बोलो, यहां पे डिपार्टमेंट्स के कॉलम के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स का नाम लिखूं? एसएमई और बोट इंजन। लेकिन मेरे को जरा बोलो, मेंटेनेंस का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स 570 और 190 है। 570 190, टोटल 760 आ जाएगा। इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके मेरे को बता देना। 75 25 100। ठीक है, सुनो, अभी एक टाइम पास काम कर रहा हूं। इधर 80:20 लिख दो और मेंटेनेंस का 75 25 लिख दो। तो 3 लाख को इस रेशियो के ने डिवाइड कर दो, 2,40,000 को इस रेशियो के ने डिवाइड कर दो। उसके बाद ये जो चीजें हैं नील हो जाएंगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फटाफट अभी काम खत्म करो प्लीज। 60,000, 2,40,000, 1,80,000, 60,000, 10,20,000 ना, एंड 19 लाख नहीं, 18,20,000 ना, 18,20,000। अच्छा सुनो, अभी तुम लोग ना स्टेप लैडर मेथड 2 मिनट के बाद करोगे। ठीक है, पहले ना हम लोग यहां पर रेसिप्रोकल मेथड पे आओ, जो तीसरा वाला मेथड है उधर आओ। अभी सब लोग मेरी बात सुनना, सब लोग मेरी बात सुनना। रेसिप्रोकल मेथड का मतलब, सर वन डिपार्टमेंट सर्व्स द अदर एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ओके, तुम लोग पहले मेरे को ना, क्योंकि सामने क्या बोला है, हर केस के ना कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज निकालो। कॉपी मत करो, कॉपी मत करो। सुनो, मेरे को बोलो, तुम्हारे इस टेबल के अंदर सबसे पहले तुम्हारे हिसाब से क्या चेंज आएगा? मेरे को ना 3 डिपार्टमेंट्स लिखना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए रुको, जब मैं बोलूं तभी काम करना। मेरे को बोलो फैक्ट्री ऑफिस, एसएमई बोट इंजन। सुनो, अभी मेरे को जरा बोलो, मेरे को फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा बाकी डिविजन्स के अंदर डिवाइड करने का है। बाकी डिविजन्स ना, तो मेरे को बोलो मैं यहां पे अभी और कौन से डिवीजन का नाम लिखूं? मेंटेनेंस। तो यहां पे मेरे को फैक्ट्री ऑफिस भी लिखना चाहिए फिर। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अब मेरे को मेंटेनेंस का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी तो चाहिए। वो कितने का है? 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500 का टोटल। तुम लोग इसको 100 के अंदर से निकाल लोगे, जस्ट अ सेक। उसके बाद मेरे को फैक्ट्री ऑफिस का नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स भी तो चाहिए। नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स कितना है? 40। 40 ना, 40। ठीक है, आगे दिस इज 800। इसको पहले तुम लोग ये वाला काम करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये वाला काम तो करो। ये तुम्हारा थर्ड वाले मेथड के नीचे बेटा, मैंने बोला ना कि जो रेसिप्रोकल मेथड है तो उधर और लिखो। हाँ, आई एम गोइंग टू बी सॉल्विंग बाय द इक्वेशन मेथड। मैंने वो चीज भी तो बोला ना यार, तो एक ही साइकिल के अंदर खत्म
हो जाता है ना फिर। ऑर्डर्स बेटा जो बुक के अंदर है, नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स, पिछली बार भी वही लिखा था। हम्म 71.25 23.755 सब तो सब उल्टा लिखा, सब उल्टा लिखा तो सब ठीक कर रहा हूं। 72 18 10 71.25 23.755। अच्छा सुनो, नहीं मत लिखो, 2 डेसिमल तक लिखा करो हर एक चीज। सुनो मेरी बात, देखो अभी ना कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दोनों मेथड से किया था, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन तुमको होमवर्क के लिए दिया वो एक ही मेथड से किया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को इक्वेशन मेथड से ही करने का है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था ना, मैं बिल्कुल वैसे ये वाला क्वेश्चन वो करने वाला हूं, बिल्कुल इन द सेम वे। तुम लोगों को याद होएगा कल आप लोगों को डायरेक्टली उन टेबल्स के अंदर परसेंटेज दिया होता था ना, तो अभी तुम्हारे पास परसेंटेज वाला जो चीज है वो आ गया है। इक्वेशन उल्टा मत बनाना, लेकिन अगर उल्टा बनाओगे तो 8 मिनट के बाद पता चलता है कि इक्वेशन उल्टा बनाया। कैसे पता चलता है? लास्ट के अंदर नील नहीं आएगा, ठीक है। तो इन एनी केस आई विल सी कि तुम लोग सीधा बनाते हो कि उल्टा। लेट दी, कल भी ऐसे ही किया था, टोटल ओवरहेड्स ऑफ एफटीओ बी एक्स। मेरे को बोलो लेट दी टोटल ओवरहेड्स ऑफ एफटीओ बी एक्स। टोटल ओवरहेड्स का मतलब एफटीओ का खुद का खर्चा प्लस, आगे बोलो, दूसरा डिपार्टमेंट उसको कितना देता है। याद आता है? दूसरा डिपार्टमेंट उसको कितना देता है। तो यहां पे ऐसा लिखा था, इंक्लूडिंग व्हाट इट गेट्स फ्रॉम मेंटेनेंस बी एक्स। और यहां पे मेंटेनेंस इंक्लूडिंग व्हाट इट गेट्स फ्रॉम एफटीओ बी वाई। तो एक एफटीओ का इक्वेशन, एक मेंटेनेंस का इक्वेशन। सुनो, अच्छा एफटीओ का टोटल खर्चा इज एक्स, मेंटेनेंस का टोटल खर्चा इज वाई। मेरे को बोलो एफटीओ का खुद का खर्चा कितना है बेटा? खुद का 3 लाख, यहां पे 2,40,000 प्लस प्लस डैश वाई डैश एक्स। अभी उल्टा किया तो तुम ही लोग मरोगे, और अगर उल्टा किया फिर लेक्चर के बाद उसको ठीक करना, ठीक है। मेरे थोबड़े से करेक्ट आंसर का नहीं पता चलेगा, मैं वैसे ही तुम लोग को पूछ रहा हूं। मेरे को बोलो फर्स्ट वाले के अंदर 0.05x डालू, सॉरी 0.05y डालू कि 0.1y डालू? लास्ट टाइम पहले वाले के अंदर 0.05y के 0.1y? 0.05। ब्रिलियंट, तुमको जिसने भी सिखाया तो सॉलिड सिखाया है, ओके। तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस ये 10% का मतलब क्या होता है? वी सर्व अदर डिपार्टमेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, सो आर 10% कॉस्ट विल बी बोर्न बाय देम। वो हमारा कॉस्ट नहीं होगा, वो उनका कॉस्ट होगा। हमारा कॉस्ट विल बी हमारा खुद का कॉस्ट, प्लस दूसरा डिवीजन अपने को कितना देता है? दूसरा डिवीजन ऑब्वियसली अपने को कितना देता है बेटा? 5%। तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन दिस इज 0.05y, this will be 0.1x। बस अभी कल की तरह ग्रेटेस्ट मैथ स्किल्स नहीं दिखाने का। y के बदले में सेकेंड इक्वेशन डाल दे बेटा। ये 0.05 है, यहां एक जीरो खा मत जाना, पोपट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 12,000 है ना ये, और ये 0.005 आएगा ना।
0.05 इंटू 0.1x तो 0.005, तो 0.995x इज इक्वल टू 3,12,000. 313,567.84. ये चीज कैलसी के ऊपर रहने देना, इंटू 0.1 करो, प्लस 2,40,000 करो, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 271,356.78. सब लोग इधर तक पहुंच गया? चलो सुनो मेरी बात, देखो अभी ना अपने को सम खत्म करने का है, ठीक है, बराबर से सुनना. यहां पर फैक्ट्री ऑफिस वाला टोटल खर्चा लिखो. फैक्ट्री ऑफिस का टोटल खर्चा बोले तो x बेटा 313,567.84 एंड दिस इज 271,356.78. अच्छा, ये वाला खर्चा इधर से लेस कर देगा, तो यहां पे लिख के रखना 313,567.84 और बाकी के अंदर डिवाइड कर देगा इन दिस पर्टिकुलर रेशो. यहां पे लिखो 72:18:10 और ये वाला खर्चा इधर से लेस कर देगा 271,356.78 और डिवाइड कर देगा अमंग द अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 71.25:23.75:5. तुम लोग ये वाला काम कर लो. अगर उसके बाद इधर नील आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वरना तुमको लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ वो बैठना पड़ेगा. जब नील आ जाए मेरे को बता देना, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूंगा एक बार. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो सुन, एक मिनट, 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं. किसी का वो नहीं हुआ वो खत्म करो, उसके बाद लास्ट वाला जो एक बीच वाला मेथड अपना वो बच गया वो स्टार्ट करता हूं. चलो अब मेरी बात सुनो. देखो ये वाला तुम्हारा काम हो गया. देखो अभी बच गया स्टेप लैडर मेथड. ठीक है, स्टेप लैडर मेथड के अंदर ये चीज ना तुम लोग को एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अभी लिख दिया तो मिटाना मत. ठीक है, तुमको वो वाला चीज वो नहीं, क्योंकि स्टेप लैडर मेथड के अंदर ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड. मेरे को बोलो स्टेप लैडर मेथड के अंदर फ्रॉम वेयर डू यू ऑल स्टार्ट? You start with that service department that serves maximum to the other service departments. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर मेरे को नीचे ऐसा कुछ नहीं दिया रहता ना, ये वाला ये वाला ये वाला कुछ नहीं दिया रहता, ठीक है, मेरे को बोलो मेरे पास अगर 3 डिपार्टमेंट ऐसा 3 पार्ट्स नहीं होता, ये तुम्हारा क्वेश्चन होता, मेरे को बोलो विच मेथड यू वुड हैव फॉलोड. सोच के बोलना. Obviously, I would have followed reciprocal method. Obviously, I would have followed reciprocal method. तो बोलते सर कैसे पता चलता है? पता चलता है ना, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर फॉर फैक्ट्री ऑफिस इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बाकी 3 डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है ना.
सेम वे दूसरे का इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स, तो आपके पास नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स बाकी 3 डिपार्टमेंट्स का है ना यार, ओके। तो अगर सम कुछ नहीं बोलता, कॉमन सेंस है, बेस्ड अपॉन हाउ द क्वेश्चन इज, इफ सम एवर वांटेड यू टू फॉलो डायरेक्ट मेथड ओनली, तो फिर तेरे को सम ये वाला डेटा और ये वाला डेटा कभी देता ही नहीं ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट मेथड, तुमको समझा जो मैंने बोला, ओके। तो अगर सम इस सम के अंदर क्वेश्चन साइलेंट होता, which method you will have to be following, you would have followed which particular method, reciprocal method। लेकिन अभी सामने अगर जबरदस्ती मेरे को बोल डाला कि भाई स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो करो, तो अभी तो मेरे को स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इसका कॉस्ट ड्राइवर, फैक्ट्री ऑफिस का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, तेरे को मेंटेनेंस का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया ना, तो मतलब फैक्ट्री ऑफिस सर्व्स मेंटेनेंस। सेम वे दूसरे का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स है, तो तेरे को फैक्ट्री ऑफिस का नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स दिया ना, तो मतलब बोथ द डिपार्टमेंट्स आर सर्विंग ईच अदर, नो। मतलब अगर वो लोग को तेरे को डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करवाना होता, तो वो लोग फिर तेरे को ये वाला डेटा कभी देता ही नहीं ना, कभी भी। अगर वो डेटा दिया हुआ है, मतलब बोथ ऑफ देम आर सर्विंग ईच अदर, तो अगर ये वाला क्वेश्चन साइलेंट होता, सब लोग मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलो, विच मेथड यू वुड हैव फॉलोड, रेसिप्रोकल। लेकिन अभी सामने जबरदस्ती तेरे को बोल डाला कि भाई तू तो स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो कर, तो चलो ठीक है। अभी स्टेप लैडर मेथड फिर कैसे फॉलो करूं? स्टेप लैडर मेथड के अंदर कल मैंने ना जो पहला क्वेश्चन किया था, वी स्टार्टेड विद डिपार्टमेंट पी, क्योंकि पी मस्ट बी सर्विंग ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, उसके बाद क्यू। तुमको अपना कल का फर्स्ट क्वेश्चन याद है? अच्छा सुनो, अभी इस क्वेश्चन के अंदर ना ऑनेस्टली ना तुमको इतना समझ में आएगा, फैक्ट्री ऑफिस एंड मेंटेनेंस टेक्निकली बोथ ऑफ देम आर सर्विंग ईच अदर, नो। लेकिन अगर मैं वही चीज सोचता रहेगा तो फिर तो मैं हमेशा रेसिप्रोकल मेथड ही फॉलो करेगा ना। लेकिन सबने बोल दिया कि देखो कौन सा मेथड फॉलो करना है, स्टेप लैडर मेथड। तुमको समझ में आएगा, दिस क्वेश्चन एक्चुअली शुड बी सॉल्व बाय रेसिप्रोकल मेथड ओनली। फैक्ट्री ऑफिस serves maintenance to the extent of 10%, whereas maintenance serves factory office to the extent of 5%. Both of them are serving each other, no? तो एक्चुअली तो ये वाला क्वेश्चन रेसिप्रोकल मेथड से फॉलो करने का, ओके। लेकिन अभी अगर सामने बोला है कि स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो करने का, फिर तो वही करने का। तो अब तुम्हारे हिसाब से वैसे तो रेसिप्रोकल मेथड ही होना चाहिए, मैंने कितनी बार अभी सेम सेंटेंस बोल दिया। लेकिन अगर सम तेरे को गला पकड़ के बोलता है कि भाई स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो कर, तो अभी तेरे को कोई एक रीजनिंग देके तेरे को एक जगह से चालू करना पड़ेगा। मेरे को बोलो तुम लोग क्या रीजनिंग देना चाहते हो और कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? करेक्ट आंसर है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर। यूजुअली अंडर स्टेप लैडर मेथड यू स्टार्ट विद दैट डिपार्टमेंट दैट सर्व्स मोस्ट ऑफ द अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। In this question, I will start away with that service department that serves more to the other department as compared to other departments serving back. तुमको समझा मेरी बात? अगर नहीं समझा तो सोचो जरा एक बार, मैं तुमको अभी कुछ ना कुछ वो बोलने वाला है, ठीक है? ध्यान से सुनना। मैं अनुज, ठीक है, तुम लोग को कॉस्टिंग सिखाने के लिए आया, ठीक है? अभी दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू। जब मैं तुमको कॉस्टिंग सिखा रहा था ना, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो तुम लोगों ने मेरे को बीच में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी सिखाया, ठीक है? सो टेक्निकली वी बोथ आर सर्विंग ईच अदर, नो? यू आर सर्विंग मी, आई एम सर्विंग यू, ओके। लेकिन अगर सम जबरदस्ती बोलता है नहीं 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 स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो करने का, तो मेरे को जरा बोलो, आई एम सर्विंग यू मोर और यू आर सर्विंग मी मोर? मैं तुमको 200 घंटे का काम सिखाता है, तुम लोग मेरे को आधे घंटे का काम सिखाता है, बट टेक्निकली तुम लोग भी मेरे को आधा घंटा मैथ्स तो सिखा ही रहे हो। सो आई शुड बी बेयरिंग योर कॉस्ट एंड यू शुड बी बेयरिंग माई कॉस्ट। लेकिन यू बेयरिंग माई कॉस्ट इज फार मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू आई बेयरिंग योर कॉस्ट। टेक्निकली इफ यू वांट टू बी फुल्ली जस्टिफाइड वी शुड फॉलो रेसिप्रोकल मेथड ओनली।
लेकिन अगर सबने ऐसा बोल दिया नहीं 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 तुम लोग स्टेप लैडर मेथड ही फॉलो करो, तो फिर मैं सोचेगा मैंने तेरे ऊपर ज्यादा एहसान किया एज कंपेयर टू तूने मेरे ऊपर, तो यू शुड बेयर माई कॉस्ट। नो, इज दिस ऑल ओके? पक्का? तो इस क्वेश्चन के अंदर अब मेरे को लास्ट टाइम जरा बोल दो कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट करूं? FTO, because FTO is serving maintenance to the extent of 10% as compared to maintenance serving factory office to the extent of 5%. Is this okay? ठीक है, अभी तुम लोग क्या करना, बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, एग्जाम्स के अंदर भी वही लिखने का है। रेफर टू कॉस्ट ड्राइवर allocation percentage in reciprocal method। ये तुम लोग को एग्जाम्स के अंदर भी ऐसा ही लिखने का है, ठीक है? वो वाला टेबल फिर से बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो बनाया ना यार अंडर रेसिप्रोकल मेथड, सो इट इज द सेम पर्टिकुलर थिंग ओनली। फिर उसके बाद तुमको वो नोट लिखने का है जो बुक के अंदर मैंने रेड के अंदर लिखा हुआ है, सब लोग ये वाला नोट पढ़ेंगे। Under this method, we usually divide the cost of that service department first, which serves maximum of the other service departments. In this problem, both factory office and maintenance serve each other. Factory office serves maintenance to the extent of 10% and maintenance serves factory office to the extent of 5%. We divide or follow step ladder method. ये step ladder method है. We divide or follow step ladder method in this case. उसके बाद based on this percentage, as FTO serves maintenance more, we divide that cost first। तो पहले FTO का कॉस्ट डिवाइड होगा, ठीक है? ये ऑल्टरनेट वाला थोड़ी देर के बाद बोलेगा, वो अभी मत पढ़ना वरना तुम लोग को कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो यहां पे जरा वो लिखना, राइट नोट। एक काम जरा करो ना, वी विल राइट डाउन दैट पर्टिकुलर नोट ओनली, वरना तुम लोग को कुछ याद ही नहीं रहेगा। विल राइट डाउन दैट पर्टिकुलर नोट। लिखो, फैक्ट्री ऑफिस serves maintenance to extent of 10%, whereas maintenance serves factory office to extent of 5%. Hence, we start with that department first, which serves more to the other department, that is FTO। सुनो, अभी कोइंसिडेंटली तुम लोगों ने इधर FTO लिखा हुआ था, इसलिए बोला था कि रब मत करना। ये लिख लो चलो पहले। अच्छा, 3 लाख इधर से लेस कर बेटा। अभी ना मेरे को यहां पर तुम लोग परसेंटेज बोलो ना प्लीज, पहले FTO का खर्चा डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे परसेंटेज बोलो ना, परसेंटेज। 72:18:10। FTO का खर्चा इस रेशियो के लिए डिवाइड होगा। पहले करो वो वाला काम, 3 लाख उधर से डिवाइड करो, बाकी जगह पे डिवाइड, 3 लाख उधर से लेस करो, बाकी जगह पे डिवाइड करो। सुनो, अभी उसके बाद ये वाला कॉस्ट तो नील हो गया, ये आ गया 2,70,000, फिर 2,70,000 इधर से लेस हो जाएगा। अच्छा, अभी अपना पोपट मत करो, सब कुछ ठीक करके यहां पर गलत मत करना। मेरे को बोलो ये वाला जो कॉस्ट है सारा का सारा 2,70,000 किधर 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 जाना चाहिए, सोच के बोलना।
सिर्फ पहले दो डिपार्टमेंट्स के अंदर ही जाना चाहिए, गधे की तरह उसको एफटीओ के अंदर मत डाल देना, वरना अगेन इट बिकम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ओनली। ठीक है, तो अभी ना मेरे को सिर्फ पहले दो डिपार्टमेंट्स का ही रेशो चाहिए। कैन वी से पहले दो डिपार्टमेंट्स का रेशो, ध्यान से जरा सुनना, विल बी ओनली दिस मच, नो? अच्छा, या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, या फिर ये दोनों लिखने के बदले में अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड के अंदर जाओगे तो कैन वी से ये दोनों का रेशो इज 75-25, नो बेटा? 71.25:23.75 स्टिल 3:1 ओनली, नो? ओके, तो ये भी तो 3:1 ही है ना यार। तो इधर आओ एक बार जरा, यहां पे लिख देना 75:25। किसी को अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो लगता है, यू राइट ऑन 71.25:23.75, बस लास्ट वाले का मत लिखना बस, ठीक है? तो 2,70,000 इंटू 25%, 67,500, 202,500 टोटल मार लो, खत्म। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो अभी ना ध्यान से सुनना जो मैं तुम लोग को वो बोलने वाला है, ठीक है? अनुज ने तेरे को 160 आवर्स का नॉलेज दिया, ठीक है? तुम लोगों ने चलो मेरे को 10 घंटे मैथ सिखाया यार, ओके 10 आवर्स, ठीक है? तुम लोगों ने मेरे को बोलो, हु इज सर्विंग ईच अदर मोर? आई एम सर्विंग यू ऑल। तो अगर सम बोलता ना, स्टेप लैडर मेथड फॉलो करो, पहले मेरा कॉस्ट हैज टू बी बोन बाय यू। तुम लोगों ने वैसे भी सिर्फ 10 घंटे सिखाए, नहीं भी बेयर करेगा तो भी तो चली जाएगा, ओके? मैंने एग्जैक्टली यही वाला फंडा ना यहां पर फॉलो किया है परसेंटेज के तौर पे, ठीक है? तो मेरा जो एलोकेशन का सिस्टम था ना वो परसेंटेज था। मैंने हमेशा ये 10% फॉलो किया और ये 5% फॉलो किया। और मैं क्या बोलता हूं, वन डिपार्टमेंट सर्व्स टू द अदर डिपार्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, वेयर एज अदर डिपार्टमेंट सर्व्स द फर्स्ट डिपार्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। सो 10% इज मोर, तो आप लोग 10% कर लो। इज दिस ऑल ओके? ठीक है। अभी अगर कभी अगर कभी सम बोलेगा ना, कोई ऑल्टरनेट टेक्निक भी बता दो। अगर कभी कोई सम बोलेगा तो देखो ध्यान से सुनना जरा प्लीज, ठीक है? बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है। मेरा जो कॉस्टिंग 160 आवर्स का है ना, जो मैंने तुमको सिखाया, दैट इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज। तुम लोगों ने मुझसे जो नॉलेज वो लोगे ना, दैट इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है? ओके, ये हो गया। लेकिन जो तुम लोगों ने मेरे को मैथ सिखाया ना, उससे मैं आइंस्टाइन का बाप बन जाएगा। उसका जो वैल्यू है ना, दैट इज 10,000 करोड़ रुपीज। ओके, तुमको समझा जो मैंने बोला? तो अभी क्या है, तुमको ये चीज समझ में आएगा, शायद इन टर्म्स ऑफ आवर्स आई सर्व्ड यू मच मोर एज कंपेयर टू यू सर्विंग मी, बट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, क्या बोला मैं? अमाउंट, what you gave me is far more as compared to what I gave you. So then with that particular logic you can divide your cost first to me. तुमको समझा? लेकिन ये वाला चीज तभी करना जब बोलो सम ऑल्टरनेट पूछे, वरना परसेंटेज के हिसाब से करना। मैं इस क्वेश्चन के ना तुमको ये वाला चीज अप्लाई करके देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना जरा प्लीज, देखो बराबर से सुनना मेरी बात। कैन वी से इसका 10% विल बी गोइंग टू द अदर डिविजन, ठीक है? तो मैं तुमको देखो 2 लाइनें बोलता हूं। फैक्ट्री ऑफिस सर्व्स मेंटेनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 10% और इट गिव्स द सर्विसेज वर्थ ₹30,000। इट इज ऑल ओके? तो वो 30,000 रुपए का सर्विस जो है वो मेंटेनेंस को देता है। इज दिस ओके? Whereas maintenance serves factory office to the extent of 5%, तो इसका 5% जो है वो 12,000 रुपए है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम लोग रुपीस के हिसाब से भी देखोगे ना, फैक्ट्री ऑफिस इज सर्विंग मेंटेनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, whereas मेंटेनेंस इज सर्विंग फैक्ट्री ऑफिस टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 12,000। तो अगर तुम लोग अमाउंट्स के हिसाब से भी रैंकिंग करते ना, तो भी रैंकिंग किसका फर्स्ट आता? फैक्ट्री ऑफिस का। लेकिन अगर मैं इधर एक और जीरो डाल दूं, 2,40,000 के बदले में 24 लाख कर दूं, तो देन सिनेरियो विल चेंज, क्योंकि फिर ये वाला अमाउंट 12,000 से बढ़कर कितना आ जाएगा? 1,20,000।
तो तुमको समझ में आएगा फैक्ट्री ऑफिस सर्व्स मेंटेनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000 whereas मेंटेनेंस सर्व्स फैक्ट्री ऑफिस टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000 रुपए। तो फिर आप लोग इस लॉजिक से पहले मेंटेनेंस का कॉस्ट डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये वाला काम तभी करने का जब सामने तेरे को ऑल्टरनेट चीज पूछा हुआ। इज दैट ऑल ओके? ये चीज तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन के तौर पे पूछा है, इसलिए मैंने ये वाला नोट इधर डाला। An alternate allocation method, if asked, can also be compute rupees figure and divide that service department first that serves more to the other department in terms of rupees. That will happen in the next question of homework section. Next question जो homework section वाला है ना, वहां पे देखो ऐसा ही लिखा हुआ है, allocate the support to the sales department. ये देखो, how could you have ranked the support departments differently? Support department बोले तो service department, ठीक है। मैंने इसलिए ये वाला चीज वो बता दिया ताकि you all can answer this particular question. Is this all okay? ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ना हम लोग फॉर्मेट कई चीजों का बना लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आगे की बात उसके बाद कर लेते हैं। The modern company is having 4 departments. A, B, C are the producing departments. D is the servicing department. The actual cost for the period are as follows. Rent है, repairs है, depreciation, light, supervision, insurance, employees insurance, power. The following data are also available in respect of 4 departments. A, B, C, D. Area and square feet को 1 बोल दो. Number of workers को 2 बोल दो. Total wages को 3 बोल दो. Value of plant को 4 बोल दो. Value of stock को 5 बोल दो. Apportion the cost to the various departments on equitable basis. Equitable does not mean equal basis. Okay. It means justifiable basis. Okay. Equitable. It is not equal. Equitable basis. ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो अभी ना इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग यही वाला एक टाइटल तो दो जरा, लिखो अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अपॉर्शनमेंट of the cost to various departments on equitable basis. मैं हेडिंग हमेशा क्वेश्चन के अंदर से ही चोरी करता हूं। अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स on equitable basis. Required part देखा करो, you will get the title always. अच्छा, जिधर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना ग्रीन से, वो वाला एक लाइन ब्लैंक छोड़ना फॉर सम रीजन, जो मैं बाद में बोलेगा। उसके बाद बस ये वाले जो एक्सपेंसेस है ना, आप लोगों को बस यही डिवाइड करने और कुछ नहीं। तो एक एक लाइन छोड़ के हर एक चीज वो लिखते जा रहा हूं और कुछ नहीं। रेंट 2,000 रुपया, रिपेयर्स 1,200, डेप्रीसिएशन 900, लाइट 200, सुपरविजन 3,000, insurance 1,000, employees insurance 300, power 2,400. एक मिनट, तुमको क्वेश्चन नंबर 27 जो होमवर्क वाला था उसके लिए 3 साइड्स वो छोड़ने का था, प्लीज वो खुद ब खुद वो किया करो। अगर मैं भूल भी जाऊं, आई हैव रिटन ऑल द साइड्स ओवर हियर, वो किया करो प्लीज, वो खुद ब खुद। एक मिनट बस। चलो सुनो,
अभी ना तुम लोग क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में काम करना, हर एक के आगे ना तुम लोग को नंबर लिखने का है, सर रेंट किस रेशो के अंदर जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे जितने भी चीजें हैं मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, लेकिन 2 मिनट स्टार्ट होने से पहले मैं कई चीजों का मतलब तुम लोग को बोल रहा हूं। रेंट का मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, रिपेयर्स बोलने की जरूरत नहीं है, डेप्रीसिएशन बोलने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग मैंने कल बोल दिया था, उजाला करने का खर्चा, सुपरविजन बोलने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस बोलने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस शायद बोलने की जरूरत है। सम पीपल नो अबाउट इट, इन एनी केस आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। एम्प्लॉइज इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है ना, एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉई लोगों का इंश्योरेंस लेता है कि अगर सपोज एम्प्लॉई को काम करते करते कुछ हो गया तो फिर कॉम्पनसेशन विल हैव टू बी पेड, बट दैट विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और उसके लिए जो एम्प्लॉयर है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है। इज दिस ओके? जैसे हमारा पर्सनल एक्सीडेंट का एक पॉलिसी होता है, अगर कभी एक्सीडेंट वो हो गया, मेरे को कुछ हो गया, सो कॉम्पनसेशन विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ये भी वही वाला चीज होता है। इट्स ओनली दैट यहां पर एम्प्लॉयर इज टेकिंग आउट द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हुम, फॉर द एम्प्लॉय, फॉर द वर्कर, कि अगर उसको कभी कुछ हो गया काम करते करते, कॉम्पनसेशन विल कम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए जो प्रीमियम पे करना होता है ये वो वाला चीज है। एंड पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। तुम्हारा 2 मिनट स्टार्ट हो रहा है, हर एक के आगे बस नंबर लिख के रखना। अगर तुमको लगता है कॉम्पोजिट रेशियो हैज टू बी डन, तो जैसे कल किया था वहां पे लिख के रखना दिस इंटू दिस, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो, ठीक है। 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। चलो सुनो, मेरे को बताना तुम लोगों ने क्या क्या किया है। मेरे को बोलो रेंट विच रेशो 1, तो यहां पे चलो यू ऑल राइट डाउन ओनली, दैट बी बेटर एरिया। अच्छा मैं ये वाला चीज लिख रहा हूं, 150 इज टू 110 इज टू 90 इज टू 50। तुमको जीरो कैंसिल करके भी लिखना है, दैट्स ऑल ओके। अभी कुछ कंप्यूट मत करो आगे। मेरे को बोलो रिपेयर्स विच रेशो, फ्लोर वैल्यू। ऐसा सोच सकते हो यार कि अगर कोई मशीन का कॉस्ट ज्यादा होता है तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे आई एम राइटिंग वैल्यू ऑफ प्लांट 24 इज टू 18 12 2, 24 18 12 2। आगे मेरे को बोलो डेप्रीसिएशन सेम ना, वैल्यू ऑफ प्लांट, ये तो शायद अपन लोगों ने कल भी किया था। आगे मेरे को बोलो लाइटिंग विच रेशो 1 ओनली, नो लाइटिंग। कई और रेशोज बोल सकता हूं लेकिन इस क्वेश्चन के ना है नहीं, तो इसी से काम चलाऊंगा। इट कुड बी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स ये वो वगैरह, ओके। लेकिन वैसा कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली फिर मैं यहां पे एरिया से ही काम चला लेता हूं। 150 इज टू 110 इज टू 90 इज टू 50। अच्छा आगे मेरे को बोलो सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर का सैलरी 2, नो I think it should be number of workers only. A supervisor will be paid like for supervising certain number of workers. तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो number of workers 24 16 12 8। आगे इंश्योरेंस। अच्छा वैल्यू ऑफ स्टॉक के वैल्यू ऑफ प्लांट के कॉम्पोजिट,
अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी ना एक बार मैंने कल कॉम्पोजिट सिखा दिया था ना, उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में हर जगह पर कॉम्पोजिट ही बोलने का सर बेस्ट आंसर, ओके ऐसा नहीं करने का बेटा। सुन ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी ये जो इंश्योरेंस है ना, किस चीज के ऊपर है आई डोंट नो। को बोल सकता है सर दोनों के ऊपर हो सकता है, चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल थिंक इन दिस मैनर। ध्यान से सुन लेना, उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछना। इंश्योरेंस अगर स्टॉक के लिए लिया है तो फिर आप लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक की रेशो के अंदर ले लेना, ठीक। अगर इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया है कि अगर आग लग गई, प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गया, अगर उसके लिए लिया है तो आप लोग फिर वैल्यू ऑफ प्लांट के अंदर ले लेना। को बोलते सर अगर दोनों के लिए पे करते हैं फिर कॉम्पोजिट, नहीं। अगर दोनों के लिए पे करते हो, पहले मेरे को यह बताओ कि इंश्योरेंस के अंदर से वो वाला अमाउंट कितना है जो प्लांट के लिए है, और वो वाला अमाउंट कितना है जो, आगे बोलो, स्टॉक के लिए है। तो जो प्लांट के लिए है वो प्लांट की रेशो के अंदर जाएगा, जो स्टॉक के लिए है वो स्टॉक की। तुमको समझा? तो यहां पे कॉम्पोजिट रेशो करके कुछ नहीं आएगा। कल क्या था, कल अपना केस क्या था, पावर कॉस्ट वाज वन सिंगल कॉस्ट, दैट वन सिंगल कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन मशीन आवर्स इंक्रीज और व्हेन हॉर्स पावर इज मोर। यू ऑल रिमेंबर यस्टरडेज क्वेश्चन? अगर वैसा केस है तो अलग बात है। यहां पर ये जो इंश्योरेंस है ना, यहां अज्यूम करो प्लांट का है, यहां अज्यूम करो स्टॉक के लिए है। अगर अज्यूम करने का है कि ये दोनों के ऊपर है तो तुमको तो अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो इंश्योरेंस प्लांट का है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। तुमको फर्क समझा कल वाला और आज वाला? तो मेरे को जरा बोलो अभी तुमको तीनों के अंदर से क्या करने का है? यू वॉन्ट टू अज्यूम इट टू बी प्लांट, स्टॉक और दोनों का। अगर दोनों का बोलते हो तो पहले अपने को एक अजम्पशन मारना पड़ेगा, 1000 के अंदर से ये इतना और ये इतना, ओके। तीनों के अंदर से क्या करूं? आई विल अज्यूम इट टू बी फॉर स्टॉक। कोई बोलता है सर ऐसा पार्शियलिटी क्यों? कोई पार्शियलिटी नहीं, वरना ना वो वाला डेटा मेरे को सम के अंदर काम में नहीं आता, वरना only for that सड़ा हुआ reason I'm trying to divide it in the ratio of stock. In any case वो assumption based answer ही है। किसी को value of plant लेने का है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। I'm taking it for stock. Is this all okay? ये assumption based answer है, प्लीज याद रखना। assumption ही होता है। You cannot ask me सर प्रूफ करो आपका assumption करेक्ट है। भाई अगर मेरे को मालूम ही होता कि वो वाला चीज करेक्ट है तो फिर मैं assumption क्यों मारता ना? Is this all okay? Example, I assume that after the lecture you study. Okay, अभी वो assumption ही है ना। I cannot try to say सर पक्का बताओ हम लोग क्या करते हैं। भाई अगर वो पता ही होता तो मैं assumption क्यों मारता ना कभी। Okay, तो अभी एक काम जरा करते हैं, I'm taking it in the ratio of value of stock, वरना वो वाला डेटा एक्चुअली मेरे को काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो in any case यहां पर value of stock 1596, 15:9:6:0। अच्छा सुनो एक और चीज, अब चलो मैं एक चीज छोड़ के बात कर रहा हूं। मेरे को बोलो पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को किस रेशो के अंदर लूं? मेरे ख्याल से प्लांट के अलावा शायद अपने पास कुछ ऑप्शन भी ना हो, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है वो गलत भी हो सकता है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने वो ही किया, सो आई विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। अगर कोई प्लांट का वैल्यू ज्यादा है तो कोई ऐसा बोल सकता है सर उसका पावर कंजम्पशन भी ज्यादा ही होएगा। ऑल्दो रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन, नो। अगर एग्जाम्पल तुम्हारे एसीज, अगर तुम्हारा एसी 5 स्टार रेटेड एसी होएगा, तुमको मालूम है एसी रेफ्रिजरेटर के ऊपर तो एनर्जी का रेटिंग आता है। अगर 5 स्टार एसी होता है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, लेकिन उसका पावर कॉस्ट विल बी लेस, नो। ओके, ऑल्दो आईसीए को ऐसा कुछ समझ भी नहीं आता, दोस गाइस हैव टेकन द वैल्यू ऑफ प्लांट, आई विल टेक दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, ठीक है। ऑल्टरनेटली दैट थिंग कैन ऑल्सो होल्ड ट्रू, लेकिन वो चीज करने के लिए ना फिर मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ओके, तो यहां पे यू ऑल कैन राइट डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट। एरिया नहीं ले सकते हैं, पावर कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एरिया, पावर कॉस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द मशीन्स। ओके, तो 24, 18, 12, 2
24, 18, 12, 2। आगे अभी एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, ये चीज अब मैं तुम लोगों से वो नहीं पूछ रहा हूं, सुनो अब मैं डायरेक्टली तुम लोगों को अभी वो बता रहा हूं। अभी ना दैट डिपेंड्स अपॉन इंश्योरेंस स्कीम। अगर एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस का प्रीमियम जो पे करना होता है, इट इज सम परसेंटेज ऑफ वेजेस, इट इज सम परसेंटेज ऑफ वेजेस। तो जिस डिपार्टमेंट का वेजेस ज्यादा होगा उस डिपार्टमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज्यादा होगा। इज दैट ऑल ओके? सेकंड, बहुत स्टेट्स के अंदर ऐसा रूल होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी बेस्ड अपॉन पर वर्कर इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज वेजेस। मतलब एग्जांपल, एक वर्कर का इंश्योरेंस करवाने का है ना तो 200 रुपया बस, ऐसा कुछ। तो तुमको समझ में आएगा, उसका जितना भी वेजेस हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वर्कर्स बढ़ेंगे, आगे बोलो, तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर आप नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से डिवाइड कर लेना, कुछ भी चलेगा। वो अजम्पशन बेस्ड आंसर है, सो एनीथिंग इज ओके विद दैट। ओके, तो आई एम डूइंग वन थिंग, राइटिंग दी नोट फॉर दी अदर। मेरे को भी नहीं याद क्योंकि मैंने नोट्स प्रिंट करके वो रखा हुआ है। आई विल डू वट एवर इज आई हैव रिटन इन द नोट। ओके, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कैन बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, थिंकिंग दैट इंश्योरेंस अमाउंट फॉर ईच वर्कर इज सेम। ऑल्टरनेटली इट कैन बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वेजेस। तो मैंने यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिए, तो मैं यहां पे अभी नंबर ऑफ वर्कर्स ही ले लेता हूं। तो यहां पे लिख लेना नंबर ऑफ वर्कर्स। इट इज ओके मैडम, इट इज एन अजम्पशन। मैंने अभी अभी बोला इट इज एन अजम्पशन। ऑल्टरनेट अजम्पशन विल ऑलवेज ब्रिंग एन ऑल्टरनेट आंसर। नो, अजम्पशन होता है बेटा, अजम्पशन इज नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। तेरे को इंश्योरेंस अगर वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से भी करने का है, तू नोट लिख और तू ले ले। इंस्टीट्यूट कभी मार्क्स डिडक्ट करेगा तो केस करेंगे उसके ऊपर, दैट इज ऑल ओके। कभी कभी ठीक भी करो तो भी दोस गाइस कैन बी गिविंग रॉन्ग, नो, तो इट्स ओके। और वट एवर वी आर सेइंग मेक सेंस यार। सो ट्रस्ट योरसेल्फ रादर देन थिंकिंग कि वो लोग क्या करता होगा, वो लोग क्या करता होगा वो अपने को थोड़ी मालूम है। सुनो, यू वॉन्ट टू प्रपोज अ बॉय और अ गर्ल, यू प्रपोज, ओके, उसके दिमाग में क्या होता है तो वो अपने को क्या करने का है। ओके, सो यू डू योर नीडफुल बॉस वर्क। ठीक है, सुनो, माई सम इज ओवर, ठीक है, लेकिन एक लाइन बस मैंने छोड़ा। अभी ये चीज भी ना इंस्टीट्यूट भूल गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर तुम लोग भी भूलोगे ना तो भी वो चली जाएगा। ओके, लेकिन आई रादर डू इट यार, दैट बी बेटर। देखो अभी ना तुमको एक चीज समझ में आएगा। देख, ये जो सारे के सारे थे ना, ये ओवरहेड्स थे बेटा। ये एक मिनट, हाँ, ये सारे के सारे जो खर्चे थे ना, ये ओवरहेड्स थे सारे के सारे। तो मैंने लिखे ना, मैं तो एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाल रहा हूं। ये एरिया कोई खर्चा नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स कोई खर्चा नहीं है। वैल्यू ऑफ प्लांट इज एन एसेट जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन इधर आ गया। स्टॉक इज एन एसेट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस बॉस। ओके, तो वो ओवरहेड्स के ना थोड़ी आता है। लेकिन अब जरा सोचो, इधर वर्ड ना टोटल वेजेस है। अभी एक पंगा पड़ गया, टोटल वेजेस कैन ईदर बी डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। अभी ये चीज तुमको आता है, अपना पोपट मत करवाना। आई कैन अज्यूम दीज वेजेस टू बी डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, सपोज आई अज्यूम देम टू बी डायरेक्ट वेजेस। तुम लोग नहीं लिखना, तुम लोग नहीं लिखना, मेरे को जरा बोलो, अगर मैं उसको डायरेक्ट वेजेस अज्यूम करूं तो मैं यहां पर कितना अमाउंट लिखूं? 0। बी के लिए कितना लिखूं? 0। सी के लिए कितना लिखूं? 0। लेकिन डी के लिए कितना लिखूं? 2000, क्योंकि डी इज अ सर्विसिंग डिपार्टमेंट। सर्विसिंग डिपार्टमेंट का सारा खर्चा ओवरहेड्स होता है। मैं ओवरहेड्स के लिए तो काम कर रहा हूं। इज दैट ऑल ओके? ठीक है, कोई बोलता है सर बट आई कैन अज्यूम टोटल वेजेस टू बी इनडायरेक्ट वेजेस ऑल्सो। प्लीज अज्यूम इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप इसको इनडायरेक्ट वेजेस अज्यूम करोगे, अगर आप इसको इनडायरेक्ट वेजेस अज्यूम करोगे, ठीक है, तो मेरे को जरा बोलो यहां पर कितना आएगा? 8000, क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट वेजेस तो ओवरहेड्स ही होता है ना। तो मेरे को ओवरहेड्स के अंदर ही इंटरेस्ट है। यहां पे कितना आ जाएगा? 6000, यहां पे कितना आ जाएगा? 4000। इज दैट ऑल ओके? ओके, तो लास्ट टाइम अभी मैं तुम लोगों से एक्चुअली वो नहीं पूछ सकता क्योंकि मैंने नोट प्रिंट करके वो रखा हुआ है। शायद टोटल वेजेस हैज बीन अज्यूम्ड टू बी डायरेक्ट वेजेस।
Hence it will only come for D, that is servicing department. एक मिनट, कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया ना? ओके, आगे. Alternately it can be assumed to be indirect wages. In that case it will come for all. ठीक है, तो अभी तुम लोग एक काम जरा कर लो, तुम लोग यहां पे ना डायरेक्ट वेजेस ही डाल दो, क्योंकि मैंने नोट अभी वैसा ही लिखा हुआ है. डायरेक्ट वेजेस टोटल के अंदर लिख देना, टोटल के अंदर लिख देना 2000, बेसिस के अंदर लिख देना डायरेक्ट. इज दिस ऑल डन? अभी तुमको बस तुम्हारा कैलसी का प्रयोग करके तुमको ये वाला क्वेश्चन खत्म करने का है. कल मेरे को ये वाला जो टोटल है वो बता देना, ठीक है? बाकी अभी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा नहीं है, ठीक है? माई जॉब इज ऑल डन फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर.